हम तो अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं। तुम कम से कम अपने आंख में आंसू लाकर अल्लाह से दुआ करो हमारे लिए कि अल्लाह हमको इन जालिमों पर गलबा अता करे। हमको एतराज नहीं है, जब सेक्रेटेरिएट रह सकता है तो गरीब का घर क्यों नहीं रह सकता, मुझे बताओ आप। इजरायली विवाद के बीच ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से की बड़ी डिमांड। इजरायली फलस्तीन विवाद के बीच ओवैसी ने क्यों की बड़ी डिमांड? फलस्तीनियों के बचाव में ओवैसी की पीएम मोदी से बड़ी अपील। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे विवाद मामले में एएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक बड़ी डिमांड रखी है। उन्होंने एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इशारा करते हुए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू से गाजा पट्टी में चल रहे संघर्ष के लिए सीज फायर करने की गुजारिश की है। बता दें कि ओवैसी की अपील उस समय आई जब फिलिस्तीनी नागरिकों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है और वो घर से विस्थापित हो रहे हैं। वहीं तेलंगाना के निजामाबाद की एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से गुहार लगाते हुए कहा कि वो नेतान्याहू को समझाएं ताकि वो सीज फायर करें। इसका कारण उन्हें बताया कि फिलिस्तीन में लगभग 12 से 15 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि फिलिस्तीनी के हौसले को देख रहा हूं और ये लोग मौत से डरने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि फिलिस्तीनी जमीन पर अगर एक बच्चा भी रहेगा तो वो भी पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाहू अकबर। और एक एक मरने वाले के माँ बाप आलम इस्लाम को पुकार पुकार कर कह रहे हैं ये मसला सुन्नी शिया का नहीं है, ये मसला देवबंदी बरेलवियों अहले हदीस का नहीं है, ये मसला मस्जिद अक्सा का है, बैतुल मुक़द्दस का है। वो कह रहे हैं कि देखो हम तो अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, तुम कम से कम अपने आंख में आंसू लाकर अल्लाह से दुआ करो हमारे लिए कि अल्लाह हमको इन जालिमों पर गलबा अता कर दे। तो नौजवानों, क्या तुम फलस्तीनियों के लिए दुआ करोगे? क्या तुम फलस्तीनियों के लिए दुआ करोगे? क्या तुम मस्जिद अक्सा के लिए दुआ करोगे? क्या तुम बैतुल मुक़द्दस के लिए दुआ करोगे? क्या तुम डरोगे जालिमों से? क्या तुम जालिमों से डरोगे? क्या तुम मौत से डरोगे? तुम अल्लाह से डरोगे? तुम अल्लाह से डरोगे? तुम किससे मोहब्बत करोगे? तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करोगे। तुम करोगे ना कमली वाले से मोहब्बत? हम सब करेंगे ना, क्योंकि हम उनका सदका खाने वाले हैं, हम उनका सदका खाने वाले हैं। तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और हम भारत के हमारे वजीर आजम से भी कह रहे हैं, मोदी जी ये बेंजामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो। 12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए, मगर मैं देखा हूं उनके हौसलों को, ये मौत से डरने वाले नहीं हैं। उस सरजमीन पर बसने वाले अगर एक बच्चा भी होगा, सुन ले बेंजामिन नेतन्याहू, अगर एक बच्चा भी रहेगा फलस्तीनी, वो पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आखिर में हमारी रियासती हुकूमत से कुछ कहना चाह रहा हूं। अभी हमारे मजाज साहब ने कहा कि यहां पर नए जो कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। क्या गौड़ साहब नाम? हाँ, महेश गौड़ को मुबारकबाद देता हूं, मगर हम उनसे भी कहना चाह रहे हैं, भारत में जो गरीब मुसलमान और दलित हैं, वो जो घर अपना बनाते हैं ना गौड़ साहब, गवर्नमेंट उनको जमीन नहीं देती, गवर्नमेंट उनको जमीन नहीं देती। आप ताजमहल बनाना चाहते बनाओ, मगर एक बात याद रखो,
ताजमहल बनाते वक्त हम गरीबों के घर को तकलीफ मत दो, हम गरीबों के घरों को तकलीफ मत दो आप। हम बड़े खून और पसीने से, अपने आंसुओं से हमारे घर की एक एक ईंट को बनाए हैं। हुकूमत का तो काम यह होना चाहिए कि कोर्ट को लोग जाने से पहले वो अच्छा फैसला करे। और कांग्रेस की हुकूमत तो 5 गारंटी दी थी ना, आप गारंटियों पर आपको वोट मिला। आप गरीबों की मदद करने के लिए आए हैं। मैं कांग्रेस की हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूं, 2013 का लैंड एक्विजिशन का कानून यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह ने बनाया था। आप उसको सामने रखो, आप उसको सामने रखकर फैसला करो। और जो लोग एफटीएल की बात कर रहे हैं, तो जो नया सेक्रेटेरिएट हैदराबाद में बनाया गया वो भी हुसैन सागर के कट्टे में बनाया गया है, जहां पर भारत के बड़े बड़े सियासतदानों की समाधियां हैं, वो भी कट्टे एफटीएल में हैं। बापू घाट लंगर हाउस में है, वो भी एफटीएल में है। तो हम हुकूमत से एक ही बात कर रहे हैं, जब सेक्रेटेरिएट एफटीएल में बनकर बरकरार रह सकता है, जब भारत के बड़े बड़े सियासतदानों की समाधियां टैंक बंड के एफटीएल में हैं, हमको एतराज नहीं है। जब सेक्रेटेरिएट रह सकता है तो गरीब का घर क्यों नहीं रह सकता, मुझे बताओ आप। उस सेक्रेटेरिएट में केसीआर भी बैठे, अब रेवंत रेड्डी भी बैठ रहे हैं। जब आप दोनों बैठ सकते हैं तो हमारी अम्मा अपने घर में नहीं बैठ सकती क्या? जब वो सेक्रेटेरिएट एफटीएल में है, तो मेरे भाई, जहां पर हुकूमत फैसले करती है वो खुद लेक बेड में है, तो आप हमारे बेड को क्यों छीनना चाह रहे हैं? आप अपनी कुर्सी पर बैठो, हम अपने घर में रहना चाहते हैं। तो हुकूमत का काम यह है कि अच्छा फैसला करें। आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं, हम तैयार हैं, मगर मेरे भाई, हमारे गरीबों के घर को भी आपको देखना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत एक अच्छा फैसला लेगी। मैं निजामाबाद को कई मर्तबे आया हूं, और मैं यहां पर आकर अगर मैं डी श्रीनिवास साहब के बारे में बात ना कहूं तो अच्छा नहीं होगा। वो निजामाबाद के एक बहुत बड़े पुराने सियासतदान थे। निजामाबाद में उन्होंने बहुत कुछ काम किया, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। यकीनन डी श्रीनिवास साहब को हम याद करते हैं। मैंने उनके फर्जंद से भी मिलकर उनको पुरसा दिया था। तो निजामाबाद को आया हूं, तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश ये है कि मंजलिस को निजामाबाद में मजबूत करिए। और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि कामारेड्डी में जो बच्चे गिरफ्तार हुए हैं, उनको जल्द से जल्द हुकूमत रिहा करवाए। निजामाबाद में जो बच्चे जेल में हैं, और तकलीफ की बात यह है कि एक एडवोकेट साहब हैं, मामला स्कूल में हुआ। ये एडवोकेट साहब स्कूल में जाकर वहां पर अपनी रोटी सेक लिए। एडवोकेट साहब बोले, देखो तुम्हारा मामला गड़बड़ है, 30 लाख दे दो मेरे को। 30 लाख ले लिए, 25 लाख की मिठाई अपने जेब में रख लिए, 5 लाख वो बेचारे बच्ची के खानदान को दिए।
वकील साहब तुम्हारा मकसद क्या है? मकसूद कई कुरे बाबा ऐसे कामा करना। अरे तेरी बेटी से होता तो क्या करता? ऐसा नहीं करना मकसूद। जल्दी वो पैसे निकालो, वो बच्चों की बेल कराओ तुम, और पूरे पैसे निकाल के स्कूल को वापस करो तुम। मेरे को कोई बता रहे थे उनके घर पे भी चले गए लोग, जरा गए थे, घर पे भी गए थे। ऐसा नहीं होना, नॉट गुड, वेरी बैड। और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि जैनूर में फसाद हुआ। ये थाली क्या मार रहे जी? है थाली मारते जी? है ठंडे हो गए क्या? जैनूर में सुनो सुनो, अरे अरे खत्म कर, ठहरो। जैनूर में जो फसाद हुआ, जैनूर में जो फसाद हुआ वो एक मंसूबाबंद तरीके से हुआ। हम चीफ मिनिस्टर से मिले और उनसे कहा कि पुराना आदिलाबाद, पुराना निजामाबाद, पुराना रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, पुराना महबूब नगर, इन 4-5 पुराने जिलों में जहां पर कम्युनल वायलेंस की हिस्ट्री है, वहां पर बेहतरीन पुलिस ऑफिसर का तकर्रुर करो आप। कांस्टेबल, एसआई, सीआई, डीएसपी, एसपी, एएसपी से लेकर बेहतरीन लोगों को रखो आप। बीजेपी यही चाहती है गड़बड़ होना, तो बीजेपी आरएसएस के एजेंडे में नाकाम करना है, तो अच्छे और स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स का तकर्रुर करना जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट मजलिस की इस तजवीज को कबूल करेगी और जैनूर में हिंदू, मुसलमान और आदिवासियों का जो नुकसान हुआ है, कलेक्टर रिपोर्ट बनाकर भेजा है, 16 करोड़ का नुकसान हुआ। तो हम तेलंगाना की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हर किसी, जिस किसी मजहब का नुकसान हुआ, गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन दे और उनको देकर उन गरीबों की मदद करे। और हम चाहते हैं कि जैनूर में आदिवासियों और मुसलमानों में एक पुरअमन फिजा पैदा हो, वहां पर डर और खौफ का माहौल ना हो। और हम ये चाहते हैं कि जो लोग, जो ताकतें वहां पर जहर फैला रही हैं, हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जहर फैलाने वालों का इलाज करो, इनको बताओ कि जहर नहीं फैला सकते। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि निजामाबाद में मजलिस को मजबूत करिए, फलस्तीनियों के लिए दुआ करिए। महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए दुआ करिए कि महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बड़ी तादाद में एमएलए जीत कर आए। और इंशाअल्लाह जिस तरह मोदी हरियाणा और कश्मीर में बाय बाय हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी गुड बाय हो जाएंगे। मजलिस के एमएलए जीतेंगे इम्तियाज की क़ियादत में। और उसके बाद अगर कोई चिरकुट कुछ बोलेगा तो फिर ठीक नहीं होगा। तो आप कितनों के रिश्तेदार महाराष्ट्र में हाथ उठाओ। वो बहुत बड़ी तादाद है तुम लोगों की। जरा एक फोन मिला के बोलना, बोल देना महाराष्ट्र में आसमानों पे क्या फिरेंगी,
महाराष्ट्र के आसमानों में क्या दिखेगा? जरा फोन करके बोल देना।